नमस्कार, मैं राहुल। आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं जेपी सिंह, जो स्वराज के बड़े नेता दावेदार हैं, लगातार चर्चे में रहते हैं। और हम जाने हैं कि बिहार में लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है। सम्राट चौधरी पूरे फुल मूड में, यानी योगी मॉडल अपना रहे हैं बिहार में। सर से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि सर बिहार में लगातार बुलडोजर चल रहा है, गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। जहां तक बुलडोज़र की बात है, तो अभी अभी हम 1 घंटा पहले ये बुद्धा कॉलोनी में गए थे और वहां पर हम लोग एक ऐसे कस्बा में गए जहां पर करीब 15-20 जो गरीब लोगों के घर को उजाड़ दिया गया है। शाम को लाउड स्पीकर से घोषणा हुई और सुबह में घर को उजाड़ दिया गया। महिला, बच्चे, जो नौजवान हैं सभी बेघर हो गए हैं, उनके सिर पे छत नहीं है और बारिश को भी रोकने का जगह नहीं है। तो वो जो स्थिति है, हृदय विदारक दृश्य था, वहीं से अभी हम लोग आ रहे हैं। और ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक तरह गरीबों के वोट से जो सरकार बनी है। मैंने जब उनसे अनौपचारिक रूप से पूछा कि आपने किसको वोट दिया था, तो उन्होंने कहा था कि सर हमने बीजेपी को वोट दिया था। तो एक तरफ वो जो लोग बीजेपी को ही वोट दिए हैं और उन्हीं का घर उजाड़ा जा रहा है, ये कैसा न्याय है? दूसरी तरफ जो 75 साल से मुख्यमंत्री का आवास है, उस मुख्यमंत्री के आवास में भी वर्तमान मुख्यमंत्री को जगह की कमी महसूस हो रही है और जिसकी वजह से उसमें और नए बिल्डिंग्स को जोड़ के उसका विस्तारीकरण किया जा रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन सा न्याय है। एक तरफ गरीब को बेघर किया जा रहा है और दूसरे तरफ मुख्यमंत्री के घर में भी उनको जगह का अभाव हो रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको तो मैं ऐसे कहूँगा कि एक तरफ रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। पूरी संवेदनहीनता की स्थिति है, संवेदन शून्यता की स्थिति है और ये क्रूअल मजाक है बिहार के लोगों की भावनाओं के साथ। वोट के समय में आके लोग हाथ जोड़ते हैं, गरीबों को कहते हैं आप जनता जनार्दन हो, उनके पैर पड़ते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनको घूस देते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं। ये किन प्रकारेण छद्म रूप में वोट ले लेते हैं। उनकी कभी गरीबी का फ़ायदा उठाकर, कभी अशिक्षा का फ़ायदा उठाकर, कभी डराकर, कभी धमकाकर और सत्ता में आने के बाद इस तरह से क्रूरता करते हैं। ये अमानवीय व्यवहार है। कोई जाके देखे वहाँ पर किस तरह से वो लोग रह रहे हैं। इन नेताओं को अगर एक दिन वहाँ रहना पड़े तो रहना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बिहार की ऐसी स्थिति है और ऐसे लोगों की सरकार को जनता ने यहाँ पर चुना है। और मैं समझता हूँ कि इस सरकार को नैतिक अधिकार नहीं है सत्ता में रहने का, जिस तरह का दृश्य मैं सामने देख कर आया। जी सर, लगातार ये भी सवाल खड़ा करें कि महिला सुरक्षा पर लगातार सरकार दावे करती है कि महिला सुरक्षा बिहार में पूरी तरीके से सेफ है, कोई भी ऐसा अपराध है जो नहीं घट रहा है। पर लगातार देख रहे हैं कि आरपीएस मोड़ के पास एक निजी होटल में एक छात्रा के साथ उसको जबरदस्ती रात में एक शराबी ने हाथ पकड़कर निकाल रहा था। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, महिला सुरक्षा के जितनी दावे ये सरकार करती है, इसका पोल तो पहले ही खुल गया है। जो घटनाएं जहानाबाद की लड़की के साथ पटना के हॉस्टल में हुआ, उससे आप वाकिफ़ हैं। दरभंगा में हुआ, छपरा में हुआ, ये तमाम घटनाएं इसका गवाह हैं। लेकिन फिर भी अभी जो हाल की ज्वलंत घटना आप बता रहे हैं, कोई लड़की अपने भाई के साथ होती है, अपने पिता के साथ होती है, तो सबसे ज़्यादा महसूस करती है। ये ऐसी घटना है कि ये पोल खोल रही है कि महिला सुरक्षा हमारे यहाँ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक पिता के साथ जो लड़की है और पिता के सामने उस लड़की को अगवा करने का प्रयास किया जा रहा है, अब इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। मुझे लग रहा है कि बिहार को जो बाहर में जो बदनाम किया जा रहा है, बदनाम हो रहा है, बिहार गाली शब्द बन गया है। इसके लिए वर्तमान सरकार और इसके अनेक मंत्री बहुत हद तक जिम्मेवार हैं। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोगों की संख्या मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा है। अभी हाल ही में जो पांडव कुमार की हत्या हुई थी, उस पर माननीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा था कि मार दिया तो मार दिया। अरे, अपने बेटे को आप मंत्री बनाने में लगे हुए हैं और दूसरे का बेटा आप मर गया तो उस पर आपको सहानुभूति के भी दो शब्द कहने के लिए नहीं है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो कहूँगा कि जो बिहार के जो मतदाता हैं, जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट देते हैं, वो देख लें। वो जो मरने वाला किसी जाति का हो सकता है, इन लोगों को केवल अपने बच्चों से मतलब है, चाहे उनका बेटा विधायक हो या ना हो। मंत्री उन्होंने ही बनना है, नहीं भी विधायक हो, नहीं भी विधान परिषद हो, लेकिन वो मंत्री बनता है
दूसरों के बच्चे चाहे जितने योग्य हों वो बेरोजगार हैं और जाके दूसरे राज्यों में 10 और 15 हज़ार की नौकरी ढूंढने के लिए संघर्षरत हैं। सर लगातार एनकाउंटर हो रहे बिहार में, आप भी सुने होंगे, देखे होंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस मैनुअल में एनकाउंटर नाम के शब्द का कोई जगह नहीं है, कहीं पुलिस मैनुअल में एनकाउंटर नहीं लिखा हुआ है। पुलिस को एक कानूनी प्रक्रिया के तहत काम करना होता है। तो एक तो काम है पुलिस का मेन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। क्राइम को तो एक तो रोकिए और अगर क्राइम हो ही गया तो उसको डिटेक्ट करना है, दोषी को पकड़ना है और एक कानून की प्रक्रिया से उसको न्यायालय तक ले जाना है। ये एनकाउंटर वाला जो सिस्टम है हमको नहीं समझ में आता है। होता क्या है ना कि जब सत्ता का इकबाल ख़त्म हो जाता है, सत्ता जो है इकबाल से चलती है, जब सत्ता का इकबाल ख़त्म हो जाता है तो हताशे में सरकार और पुलिस इस तरह के कदम उठाती है जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी भी है और न्यायोचित भी नहीं है। बांकीपुर सर विधानसभा उपचुनाव होने वाला है, लगातार प्रशांत किशोर चर्चे में है कि इस बार बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो कैसे टक्कर देंगे? भाजपा का यहाँ किला माना जाता है बांकीपुर विधानसभा का, लगातार 40 वर्षों से एक परिवार का दबदबा है, कैसे प्रशांत किशोर तोड़ेंगे उसको? देखिए, हम लोग करीब 15-20 दिन से घूम रहे हैं और हर जाति धर्म संप्रदाय के लोगों से मिल रहे हैं, हर आयु वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं और सबका एक स्वर से कहना है कि प्रशांत किशोर जी अगर उम्मीदवार बने तो बांकीपुर के लिए सबसे अच्छा रहेगा। हम लोग आम आदमी के जो सेंटिमेंट है उसको प्रशांत किशोर जी तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। जहां तक टक्कर देने की बात है तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जनता जितनी उद्वेलित है, जितना जनता कष्ट में है और कहीं ना कहीं जनता ये समझ बैठी है कि पिछले 4-5 बार से भाजपा जो है जीतती रही है, इससे स्पष्ट हो गया है कि चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी हो, भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। केवल जन सुराज जी ही एक पार्टी है जो अगर प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ते हैं तो उनके नेतृत्व में हराया जा सकता है। इसलिए आम आदमी के साथ साथ हम लोग जो पार्टी के सदस्य हैं, हम लोग भी प्रशांत जी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जनता की जो मांग है वो स्वीकार करते हुए चुनाव लड़िए। और ये लड़ाई प्रशांत किशोर बनाम बीजेपी नहीं है, ये जन सुराज बनाम बीजेपी नहीं है। जन सुराज अशिक्षा के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, पलायन के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। तो ये आम आदमी की लड़ाई है, ये लड़ाई आम आदमी बनाम बीजेपी की लड़ाई होगी और इसमें जन सुराज और प्रशांत किशोर की जीत होगी। ये किला इस बार ध्वस्त होगा और हम लोग फतेह करेंगे। जनता की सर एक ही मांग है कि कब चुनाव का ऐलान करेंगे प्रशांत किशोर? बाकी देखिए हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उससे भिन्न है। वहाँ पर क्या होता है कि आप चुनाव लड़िए, पहले कहा जाता है कि ये तो हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं, अब लाडले मुख्यमंत्री को चुनाव के बाद हटा दिया जाता है, पिछली गली से दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, अननोन नाम को प्रपोज कर दिया जाता है, कुछ नहीं पता चलता है। हमारे यहाँ ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा कोई राजनेता नहीं होगा जो कहे कि हम आम आदमी से राय लेंगे और आम आदमी के राय के अनुसार हमारे उम्मीदवार का चयन होगा। प्रशांत किशोर जी ने ये हौसला दिखाया है और उन्होंने कहा है कि हम पूरा बांकीपुर के जो लोग हैं 10-20 हज़ार की संख्या में लोगों को इकट्ठा करेंगे और लोग जिस उम्मीदवार पर उंगली रखेगा वही बांकीपुर से जन सुराज पार्टी का उम्मीदवार होगा। तो ये प्रक्रिया चल रही है। अभी हम लोग सारे लोगों तक नहीं पहुँचे हैं, हम लोग काफ़ी लोगों तक पहुँचे हैं, लेकिन एक स्वर से मांग हो रहा है जिस दिन ये प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन सारे लोगों को इकट्ठे किया जाएगा और जनता की पंचायत में जनता द्वारा निर्धारित होगा कि कौन जन सुराज का उम्मीदवार होगा। अगर जनता चाहती है कि प्रशांत किशोर उम्मीदवार हो तो प्रशांत किशोर ही उम्मीदवार होंगे, वो लड़ने से हिचकिचाएंगे नहीं। बस और अगर जनता चाहती है किसी और को तो वो भी संभव है, लेकिन जो हम लोग को रिपोर्ट आ रहा है उसके अनुसार अधिकांश लोग, करीब सारे लोग एक स्वर से प्रशांत किशोर को ही चाहते हैं। प्रशांत किशोर डोर टू डोर जाकर बांकीपुर की जनता से अपील कर रहे हैं, खुद जाकर मिल रहे हैं, तो क्या प्रशांत किशोर को लगता है कि अपने लड़ना चाहिए या किसी जनसुराज पार्टी से उम्मीदवार को उतारना चाहिए? देखिए, उनकी व्यक्तिगत चॉइस नहीं मायने रखती है।
जैसा कि उन्होंने बता दिया है कि जिसको जनता चाहेगी उसको हम उम्मीदवार बनाएंगे। तो व्यक्तिगत चॉइस का मतलब नहीं है, जनता जिसके लिए मांग करेगी वो जनसुराज का अधिकृत उम्मीदवार होगा। उसमें प्रशांत किशोर जी की भी सहमति होगी और जनता उनको चाहती है वो भी लड़ेंगे, वही लड़ेंगे। एक बता रहे सर, जीतन मांझी लगातार एमएलसी सीट की एक मांग कर रहे हैं। अभी 9 सीट एनडीए के पास है और 1 सीट का डिमांड जीतन मांझी कर रहे हैं। अब ये तो उनका आंतरिक मामला है, इस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वो तो कल प्रधानमंत्री के पद का भी मांग कर सकते हैं, वो तो अपने डेमोक्रेटिक राइट में है, मांग कर सकते हैं। ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि आज अपने को पार्टी विथ डिफरेंस कहने वाली भाजपा में ऐसे ऐसे दल शामिल हैं जो खुद मंत्री हैं या खुद राज्यसभा एमपी हैं, उनकी बीवी एमएलए है, उनका बेटा एमएलए है, चाहे विधान परिषद का मेंबर हो या विधान सदस्य का मेंबर हो ना हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा को देख लीजिए, जीतन मांझी को देख लीजिए। ये बड़ा दुर्भाग्य है और जनता सब जानती है, सब नोटिस कर रही है। आने वाले समय में एनडीए का बुरा असर होना तय है। यानी आने वाले समय में सर जनसुराज एक तरह से उभर के दिखेगा बिहार में। आज जमीन पर जनसुराज ही विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। आप देखिए, चाहे जहानाबाद में दुर्घटना हुई, दुर्व्यवहार की घटना हुई, तो प्रशांत किशोर जी गए थे, दरभंगा में गए थे, सारण में गए थे, अभी दिल्ली जाके पांडव कुमार के परिवार से मिले। जहाँ कोई घटना दुर्घटना हो रही है, जहाँ गरीबों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, जहाँ अन्याय हो रहा है, प्रशांत किशोर जी और जनसुराज के लोग वहाँ पे स्वयं जा रहे हैं और जनता की आवाज़ बन के उठा रहे हैं। जनसुराज पार्टी जमीन पर विपक्ष बन चुकी है। अगर बांकीपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया और हमारा एक भी आदमी विधानसभा पहुंचा, तो समझिए कि उस दिन से असली विधानसभा में भी प्रतिपक्ष जनसुराज पार्टी ही होगा।